Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. ये 12th English medium वाले बच्चों के लिए है और जैसा आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम पांच डेरिवेशंस को डिस्कस कर चुके थे। अब 6 नंबर पे जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखते हैं इसको अपन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो एटम है सामान्यतः मतलब जो हाइड्रोजन जो है वो एक मोनोएटॉमिक यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है नॉर्मली फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, यानी कि पहले ऑर्बिट में रहता है। जब आप उसे एनर्जी देते हैं तो एनर्जी लेकर वो एक्साइट हो जाता है और लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में, है ना। तो देखिए जरा इसको, ये हमने आपको पहले बता चुके थे। ये एनर्जी लेवल थे हाइड्रोजन में n बराबर 1, जिसकी एनर्जी थी -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये n बराबर 2, जिसकी जो एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये n बराबर 3, जिसकी एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये n बराबर 4, जिसकी एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। और इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनेगा। ठीक है, और फिर और आएंगे आपके, बनाते रहें। n बराबर 7 तक मैंने बनाया है, और भी निकल जाती है एनर्जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा था जनरली द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमेन इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट होती है, ये सब आपकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। When we give energy to the electron of hydrogen atom, it get excited and transfer to lower energy level to higher energy level. When electron transfer from higher energy level to lower energy level, then emit the radiation. Series of radiation is known spectrum series. जब ये आप इसे एनर्जी देते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। वहां वो 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। उसके बाद वो अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में जब आता है तो स्पेक्ट्रम लाइंस एमिट करता है, और सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन को ही अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम सीरीज। क्लियर। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में रहता है। जब आप उसे एनर्जी देते हो तो एनर्जी लेके वो पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कहीं भी जा सकता है, और वहां वो केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। उसके बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है, और जब ये वापस अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में जाता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करता है। और सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है, जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा उसकी जो सीरीज होगी उसी को अपन स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सीरीज जो आपकी है, मैं यहां इस तरह से कर रहा हूं। सबसे पहली सीरीज है आपकी लाइमन सीरीज। ये सब लगभग एक सी है, मतलब इनकी लैंग्वेज एक सी है। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए, 3 से आए,
ये देखो, when electron of hydrogen atom transfer from higher energy level N2 equals to 2, 3, 4, 5 to N1 equals to 1, जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल N2 equals to 2, 3, 4, 5 से ग्राउंड एनर्जी लेवल N1 equals to 1 में ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या करेगा, स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा और उसको अपन क्या नाम देंगे, लाइमन सीरीज। इसको अपन लाइमन सीरीज बोलेंगे। और जैसे अगर हम सॉल्व करें तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर है, तो अपन इसकी वैल्यू रखेंगे r और ये 1 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसका जो आंसर आएंगे, जो सॉल्व करेंगे, इसकी जो वेवलेंथ मिलेगी वो यूवी रीजन में मिलेगी। किसमें मिलेगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। देखिए आप इसको एक बार बोर्ड से देखिए इसको। मम्मी बंद कर दो मोटर, मम्मी मम्मी, अरे मम्मी मोटर बंद कर दो। ये आपकी लाइमन सीरीज थी। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे ना, पहली लाइन ना 7 से उतार देते हैं 1 में, वो गलत हो जाएगा। पहले प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉन को 2 से 1 में आने की है, फिर 3 से 1 में आने की है, इस तरह से है। और बच्चे इसको उल्टा बना देते हैं, पहले 7 से 1 में आ जाते हैं, फिर 6 से आ रहे होते हैं, फिर 5 से आ रहे होते हैं, तो गलत बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दूसरी देखें आप लोग, बामर सीरीज है। देखिए बामर सीरीज में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 इक्वल्स टू 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से और मतलब ये अब 3, 4, 5 से N1 इक्वल्स टू 2 में आएगा। ठीक है, और ये सीरीज एमिट करेगा, उसको अपन बोलेंगे बामर सीरीज। तो यहां पर अपन N1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, ये आपकी बामर सीरीज। समझ गए होंगे आप, कोई ऐसी इसमें इशू नहीं है। इसके बाद तीसरी है लाइमन बामर पास्टन। पास्टन में जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो when electron of hydrogen atom, पास्टन सीरीज देखिए when electron of CHA, when electron of hydrogen atom transfer from higher energy level N2 equals to 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 from N1 equals to 3, then emit the spectral line. Series of spectral line is known पास्टन सीरीज। और यहां पर ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये आपकी सीरीज होगी पास्टन। ये पास्टन सीरीज होगी। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल N2 इक्वल्स टू कहां से 5, 6, 7 से N1 इक्वल्स टू किसमें 4 में, तो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन को, जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को अपन बोलेंगे पास्टन सीरीज। ठीक है, अब लास्ट आपकी फंड है। फंड में आपका इलेक्ट्रॉन
ये आपकी ब्रैकेट है और ये आपकी फंड है। इसको पी फंड भी बोल देते हैं, बट पी साइलेंट रहता है इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन आपका 6, 7 से 5 में आता है और ये आया 25, ये पी फंड सीरीज है, ठीक है। तो बेसिकली तो ये 5 सीरीज हैं। वैसे तो एक और भी होती है हेम्फ्री, पर वो नहीं बनाई गई है। इसमें से जो लाइमन वाली सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट में है, यूवी में, यानी इसको आप नहीं देख सकते। बामर वाली जो सीरीज है वो विजिबल में है, विजिबल हो गया। और बाकी की ये जो तीनों सीरीज हैं इंफ्रारेड में है। यूवी रेस को आप नहीं देख सकते, विजिबल आपको दिखेगी, इंफ्रारेड को भी आप नहीं देख सकते। तो ये दो सीरीज, ये चारों सीरीज तो आपको दिखेंगे नहीं, आपको केवल बामर दिखेगी। मैंने आपको जब भी कहा था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो बहुत पहले देख लिया गया था 1880 में, जैकब बामर ने, उसने पहले ही देख लिया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब उसने स्टडी की थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, तो उसने ये चीज देख ली थी कि भैया हाइड्रोजन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी उसका जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। बहुत से एटॉमिक मॉडल इसके चक्कर में तो फेल हो गए और इसमें ये क्लियर हो चुका है कि बामर ने जो देखी थी वो इसलिए देख पाया था क्योंकि वो विजिबल रीजन में थी। बाकी अल्ट्रावायलेट में भी होती हैं, इंफ्रारेड में भी होती हैं, ये भी सीरीज है। तो ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, काफी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ये हमारा बोर के एटॉमिक मॉडल पर छठा और आखिरी डेरिवेशन था, यानी हमारी तरफ से आप लोगों का बोर का मॉडल समाप्त हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए, आपको आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार आप इस सीरीज को विजुलाइज कर लीजिए, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन, एनर्जी एंड पोटेंशियल। सिमिलरली एक्साइटेशन, एनर्जी एंड पोटेंशियल। ये चार डेफिनेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, इनको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। आपको याद होना चाहिए, जब मैंने आपको हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था, जब आप n = इंफिनिटी लेते हैं तो एनर्जी की आपकी क्या आएगी? 0। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो है जब आप किसी एटम को एनर्जी दो, तो एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन एटम से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, उसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को अपन आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसको EI से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है E इंफिनिटी माइनस E1। आपको एटम से बाहर निकालना है तो इंफिनिटी यानी बाहर निकालना है, तो यानी वो तो जीरो होगी E इंफिनिटी, तो E1 यानी कि पहले में से निकालना है, फर्स्ट में से। तो अगर मैं आपसे कहूं आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर H एटम, फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बतानी है आपको। किसके लिए बतानी है? हाइड्रोजन एटम के लिए, तो EI। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बताओगे E इंफिनिटी, बाहर निकाल लोगे तो जीरो हो गया, माइनस E1। E1 कितना होगा? माइनस 13.6, और ये आंसर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन के एटम को आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दो ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम को छोड़कर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप आगे देखिए, इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। अब ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। क्या होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल? ये होगा मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर होगा उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। VI से लिखेंगे इसको। किससे लिखेंगे? VI से। और सुनिए, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी किसमें हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, देन रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दोबारा सुनिए, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए आप, ये कितनी थी आपकी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये नीचे E से E कैंसिल, कितना आया? ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर H एटम है। यानी आप हाइड्रोजन के एटम को 13.6 वोल्ट पोटेंशियल दे दीजिए तो उससे इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसके बाद मैं एक्साइटेशन स्टार्ट करूंगा, देखिए एक बार इसको। चलिए अब इसी की तर्ज पे अगला देखिए। एक्साइटेड एनर्जी। एक्साइटेड का मतलब समझिए बच्चों, एक्साइट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एटम से हटा लेना हो ना। एक्साइट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंचाना। इसमें इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव नहीं करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से कहां पहुंचा देना है? हायर ऑर्बिट में
तो व्हाट इज एन एक्साइटेशन एनर्जी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इज नोन एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने कल लिख दिया एक्साइटेशन। सॉरी, दोबारा सुनिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इज नोन एक्साइटेशन एनर्जी। और इसको इस तरीके से ई से लिखते हैं। ई बराबर होगा En2 माइनस En1। यहां ई का मतलब एक्साइटेशन है। इतनी एनर्जी दो कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कहां चला जाए? हायर ऑर्बिट में, तो उसको अपन बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। अब यहां पर एक करके बताते हैं आपको, देखिए। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी फॉर H atom to get excited from N1 equals to 1 to N2 equals to 2, यानी E बराबर आएगा आपका E2 माइनस E1। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि हाइड्रोजन एटम के लिए आपको वो एनर्जी निकालनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन N1 इक्वल्स टू 1 से N1 इक्वल्स टू 2 में ट्रांसफर हो जाए। तो E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। और सॉल्व करेंगे इसको। E2 की वैल्यू आएगी आपकी कितनी? आपने निकाल लिया हाइड्रोजन के लिए -3.4 और -13.6। क्या आंसर आएगा बताइए? E बराबर -3.4 प्लस 13.6 कितना बचेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है E बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट तक एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो चाहिए होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी तो हमेशा बदली हुई होगी। क्यों? इसमें तो वो बोलेगा आपसे कि भाई पहले से दूसरे में लेके आना है कि पहले से तीसरे में लेके आना है। अभी आप पहले से लेके गए दूसरे में, तो E बराबर E2 माइनस आपने क्या किया E1। E बराबर क्या आया? -3.4 माइनस 13.6 माइनस क्या हुआ? प्लस। तो -3.4 प्लस 13.6 कितना आंसर निकला आपका? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो ये निकला है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसी में फिर आप आगे देखिए। अगर मान लीजिए इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, excitation energy for H atom to get excited from N1 equals to 1 to N2 equals to 3। एक से तीसरे में ले जाना हो तो E बराबर क्या आता फिर? E3 माइनस E1। और E3 कितना है आपका? -1.51। बताइए, -1.51 को जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते 13.6 में से, तो कितना बचना था बताइए? 12.09। यानी अगर आप इतनी एनर्जी दे दें तो भैया इलेक्ट्रॉन एक से तीसरे में भी चला जाएगा। तो ये तो था आपका एक्साइटेशन एनर्जी। इसी के तर्ज पर अब आपका है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? यहां पर बस आपको पोटेंशियल ऐड करना है।
minimum potential required to excite an electron from lower energy level to higher energy level। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक एक्साइट करने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर होता है उसको अपन बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। इफ एक्साइटेशन एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपकी इसको बीई से लेते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ एक्साइटेशन एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपकी एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, then ratio of excitation energy and charge of electron, ratio of excitation energy and charge of electron is known excitation potential। excitation energy कितनी होगी? excitation energy आपकी है, जैसे excitation potential निकालना है, जैसे देखिए एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, टू गेट एक्साइटेड फ्रॉम N1 equals to 1 to N2 equals to 2। तो आप ये पढ़ चुके थे कि N1 equals to 1 से N2 equals to 2 तक के लिए एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और यहाँ नीचे E से डिवाइड कर दो 10.2 वोल्ट आएगा। तो 10.2 वोल्ट आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए इतना आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम आगे एक छोटा सा टॉपिक है उसको और देख लेते हैं। ये आपके चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए। ये एक एडिशनल टॉपिक की तरह जैसे इसको डील कर सकते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? के बराबर ये होती है आपकी kZe²/2r है। ये हम लोगों ने कल ही किया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन P बराबर -kZe²/r है। और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -kZe²/2r है। ये तीन फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं। इन तीनों से हमको इनके बीच में एक रिलेशन पता चल रहा है। क्या? काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर टोटल एनर्जी के आगे आप माइनस लगा दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी kZe²/2r है और टोटल एनर्जी भी kZe²/2r है। अगर माइनस माइनस आप प्लस हो जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल होती है टोटल एनर्जी के। आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको वही वैल्यू फाइंड आउट होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में टोटल एनर्जी दे दी जाए तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और बात थी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। एटम को बाइंड करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसको अपन उल्टा भी बोल सकते हैं, किसी को बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको फ्री करने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन इसे यूं भी बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, उसे भी हम उसकी क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी में आपकी जो टोटल एनर्जी आएगी ना उसके आगे माइनस लगा दीजिए, वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। यानी माइनस के kZe²/2rn
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी आपकी kZe²/2r। ये है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस में, सॉरी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने की। देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे। तो बोर का मॉडल समाप्त हो चुका है। अब रह गए हैं बोर के ड्रॉबैक्स और एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको रिमूव करने का प्रोसीजर और हाइड्रोस्पेक्ट्रम। यानी अगला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।